नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर हम लोग अवनीश भैया के साथ हाजिर हुए हैं और इनके पास एक बड़ा ही यूनिक एंगल है। एंगल ये है, घबराहट दुनिया में ये है कि सीजेपी 5 सितंबर को फिर से शुरू करेंगे। 5 सितंबर टीचर्स डे, और ये स्कूल स्कूल जा करके जेंजी के ऊपर विशेष कृपावान होकर के, अब इस कृपा से जेंजी को बचाना ये बात अलग है, पर ये 5 सितंबर का जो दिन चुना है, ये शिक्षा आंदोलन के थ्रू पेरेंट्स को और बच्चों को घेरना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार झुकेगी? सीजेपी के इस बार आंदोलन का क्या नतीजा होगा? पिछली बार अच्छा खासा बवाल हम देख चुके हैं और उसको लेकर के कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है। आधे लोगों को सबूत देख करके मान नहीं रहे और बाकी तक सबूत जा नहीं रहे हैं। तो डिटेल में समझते हैं अवनीश भैया से। ओवर टू यू भैया। जी। सबसे पहले तो मंजरी जी आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए साहब, पिछली बार जब जंतर मंतर पर ये पूरा काकरोच का ड्रामा हुआ तो एक जनरल परसेप्शन ये आया कि सरकार झुक गई, सरकार ने समझौता कर लिया, सरकार दबाव में आ गई। और नड्डा साहब से, जितेंद्र सिंह साहब से जब मिलने के बाद ये जो अभिजीत दीप के गैंग है, गिरोह है, इसने इस तरह का संकेत भी दिया कि हमारी सारी मांगे मान ली गई, दिस हुआ दैट हुआ, ठीक है। ठीक उसी समय हमने ये भी देखा कि जितने भी राष्ट्रवादी थे, जितने भी अपने देश को प्रेम करने वाले थे, जो सरकार से उम्मीदें रखते हैं, जो सरकार के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, उनमें निराशा थी। उनमें निराशा इस बात की थी कि उनकी सरकार झुक गई, उनकी सरकार ने इन काकरोचों के सामने घुटने टेक दिए, इस तरह की तमाम फीलिंग्स थी। अब जरा विवेचन करते हैं कि सरकार झुक गई, सरकार ने सभी मांगे मान ली, तो ये फिर 5 तारीख का नया जलसा क्यों? और अगर वो जलसा है जिसमें ये कह रहे हैं कि साहब हम मार्च करेंगे, मार्च करते हुए हम दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर जाएंगे, क्या करने जाएंगे? इनकी डिमांड्स क्या हैं? अगर हम इनकी डिमांड्स को, पहली डिमांड को देख लें तो उससे ही पता लग जाता है कि आपकी सरकार पिछली बार कितनी झुकी, कितनी मुड़ी, कितनी लेटी। इनकी पहली डिमांड जानते हैं क्या है? इनकी पहली डिमांड ये है कि जो हमारे और सरकार के बीच में कथित समझौता हुआ था, कथित एग्रीमेंट हुआ था, जिसको लेटना और बैठना और झुकना बोले सरकार का, सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। और हमारा साफ साफ समझौता हुआ था कि सारी एफआईआर्स वापस। इसका मतलब क्या है? 5 तारीख को अगर ये डिमांड लेके सड़क पर उतर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि न सरकार कभी झुकी थी, न सरकार इस बीच में झुकी है, न सरकार आगे झुकने के लिए तैयार है। इसलिए एक भी मुकदमा वापस नहीं हुआ, एक भी एफआईआर वापस नहीं हुई। पहला तो ये अपने आप में साबित हो जाता है, क्योंकि अगर सारे सरकार बात मान ली होती तो फिर ये डिमांड क्यों है? अगर ये डिमांड है, इसका मतलब है सरकार ने कोई बात नहीं मानी। अब इसमें एक मामला सुप्रीम कोर्ट का ले आते हैं। हम सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, उसी समय गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस और जो फेशियल रिकॉग्निशन के साथ दिल्ली पुलिस ने ये पाया है कि लगभग 3000 मर्डरर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, लूट और यहां तक कि पाक्सो के जैसे घृणित केसेस के वांटेड लोग इनमें शामिल हैं, उनको किसी भी कीमत पर एफआईआर से मुक्त नहीं किया जाएगा। यही तो था। फिर ये हुआ, एक बड़े वर्ग को ये चिंता आई, और ये वो चिंता जेन्युइन है। चिंता ये हुई कि साहब ठीक है, चलिए जो वहां पर क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोग हैं, आप उनको एफआईआर उनकी वापस नहीं लेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो पहली बार अपराध कर रहे, जिनमें प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना, चलिए छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया। अब भाई पीएम अगर एफआईआर नहीं कराएंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि गाली जिसको पड़ी है उसको पड़ी है, लेकिन उसका भी रास्ता। लेकिन जो पहली बार ही सही वहां पुलिस के ऊपर जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़े, जिन्होंने तमाम सीसीटीवी कैमरे उखाड़े, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया, तो क्या उनके ऊपर भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए? ये प्राइम कंसर्न था। अब मैं आपको बताता हूं क्रिमिनल हिस्ट्री कैसे तैयार होती है, क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी का कैसे तैयार होता है। किसी ने कोई अपराध किया तो उसी दिन उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बन गई, यही तो होता है।
जिस दिन सीजेपी प्रोटेस्ट पर जंतर मंतर पर पहला क्राइम, चाहे पुलिस पर हमला हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना हो, ये जिसने किया वो क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका क्रिएट हो गया। हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको आप रिहा नहीं करेंगे, उन पर एफआईआर बनी रहेगी। यहां जिसने पुलिस पर हमला किया, एफआईआर दर्ज हुई। अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर दर्ज हुई, धाराएं लगी हैं। तो यानी वो जो 3000 क्रिमिनल्स ऑलरेडी थे बैकग्राउंड के, और जिन्होंने वहां क्राइम किया, क्योंकि जीवन में कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री वाला पहला क्राइम करता है तभी उसकी हिस्ट्री क्रिएट होती है। अब यह संयोग मात्र हो सकता है कि उसने अपना पहला क्राइम जंतर मंतर पर क्रिएट किया और वहां से उसकी हिस्ट्री जनरेट हुई। किसी ने डकैती कहीं और डाली होगी, लेकिन इसने तो वहां जंतर मंतर पर किया। तो ये बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए कि जिसने भी वहां पर इलीगल एक्टिविटीज की हैं वो सारे के सारे एफआईआर में कन्वर्ट हुए हैं, हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। मैंने उसी दिन ये बात कही थी कि भारत के संविधान के अनुसार केवल 3 तरीके हैं जिनसे कोई भी एफआईआर वापस ली जा सकती है या दर्ज एफआईआर को डाइल्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा जंतर मंतर पर चीखने से भारत के किसी भी थाने में दर्ज कोई एफआईआर रद्द नहीं हो सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाचने, गाने, चिल्लाने से कोई भारत में संवैधानिक आधार पर एफआईआर जो दर्ज है वो क्वैश नहीं हो सकती। भारत के प्रधानमंत्री अगर ऐलान करें कि मैं ये घोषणा करता हूं कि सारी एफआईआर वापस हो जाएं, इस देश के किसी भी थाने में दर्ज कोई एफआईआर वापस नहीं हो सकती। अब जरा जान लेते हैं वो 3 कौन से रास्ते हैं संवैधानिक जिनके तरीके से एफआईआर वापस हो सकती है, और फिर ये भी पड़ताल कर लेंगे कि क्या इस केस में ये अप्लाई होगा। अब देखिए, सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है कि किसी भी हाई कोर्ट में जिसके ऊपर एफआईआर है, मान लीजिए मेरे ऊपर एफआईआर है, पुलिस ने कराया है, या किसी सेकंड पार्टी ने कराया, मान लीजिए आपने कराया है, हम उसको ले जाके किसी भी भारत के हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और चैलेंज करके जो अभी हमारी बीएनएस है उसकी एक धारा है 528, धारा 528 के तहत, जो कि पुरानी सीआरपीसी में 482 नाम से था प्रोविजन, ये अब 528 प्रोविजन के तहत हाईकोर्ट में जाके हम एक रिट दाखिल करेंगे कि मेरे खिलाफ मंजरी जी ने जो केस कराया है वह फॉल्स है, उसके ये मेरी तरफ से एविडेंसेस हैं, आप इस एफआईआर को क्वैश करिए। इसको कहते हैं हाई कोर्ट में जाके अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्वैश करा लेना, चाहे पुलिस ने किया हो, चाहे मंजरी अग्रवाल जी ने किया हो मेरे ऊपर, मान लीजिए। अब मैं सवाल एक पूछता हूं, 1-1.5 महीने इस ड्रामे को समाप्त हुए हुआ, मेरा अंदाजा है सीजेपी का कोई भी कारिंदा, अभिजीत दीपके के गिरोह का कोई भी बंदा भारत के किसी भी हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज कोई एफआईआर को क्वैश कराने पहुंचा? अगर दर्शकों आपके पास कोई ऐसी खबर हो तो मुझे बता दीजिए। कोई नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? अब मैं फिर सुप्रीम कोर्ट जी को नमस्ते करता हूं। सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा उस दिन जब क्वैश करने की उन्होंने रिट खारिज की तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले के खिलाफ कोई भी मामला, कोई एफआईआर वापस नहीं करेंगे। हालांकि बाद में हाईकोर्ट उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी भी बना दी। अब ये वो आधार बनेगा। दूसरा, आप मान लीजिए, हम ये मान भी लेते हैं कि कोई हाई कोर्ट चला जाए और कहे कि साहब हमारे खिलाफ ये फॉल्स एलिगेशंस हैं, आप ये एफआईआर क्वैश कीजिए। मान लीजिए ये वीडियो देखने के बाद किसी को अकल आ जाए, सीजेपी वाले, और चले जाएं, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं अब तक क्यों नहीं गए भाई, क्यों नहीं गए? चले जाते। चलो मैं सलाह दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं तुमको, 5 तारीख में अभी भी टाइम है, चले जाओ। आज 27 तारीख है। अब अगर मान लीजिए वो चले भी गए तो क्या हमको आपको ये कल्पना भी है कि दिल्ली पुलिस जाएगी हंसते मुस्कुराते हुए कहेगी यस मिलाड, इस आदमी के सामने के ऊपर कोई भी सबूत नहीं है इसलिए इसको रिहा कर दीजिए, मतलब एफआईआर क्वैश कर दीजिए? अरे नहीं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने
जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस सौंपे, जिनमें 3000 क्रिमिनल रिकॉर्ड। आप सोचिए, लोग कहते हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं थी। दिल्ली पुलिस की तो ये तैयारी थी कि उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से 3000 अपराधी वहां पर पकड़ लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस हमारे सामने दिल्ली पुलिस लेके आई है वह बेहद गंभीर है, इसलिए हम किसी भी एफआईआर को कोई रिलीफ नहीं देंगे। ये हो गया। अब भारत में दूसरा एक तरीका है जिससे एफआईआर खत्म हो सकती है। वो तरीका होता है पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज हो जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी क्लोजर फाइनल रिपोर्ट लगा दे कोर्ट में, और उस रिपोर्ट में ये लिखा हो, महामहिम जज साहब, इस फलाने अपराधी जिसके खिलाफ इतने चार्जेस थे, जिसका नाम अवनीश पीएन शर्मा है, हमारे आईओ ने पूरी जांच की और इसके खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं पाए, और इसलिए हमारी क्लोजर रिपोर्ट कहती है कि ये गड़बड़ी से, दुहाइयो सरकार की माई बाप, ये गलती से एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो ये सुंदर सा लड़का अवनीश पीएन शर्मा ये अपराधी नहीं है, इसका एफआईआर कैंसिल कर दीजिए, और एफआईआर कैंसिल हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि क्या इस मामले में दिल्ली पुलिस से किसी को ये उम्मीद है कि फाइनल क्लोजर रिपोर्ट ये लगाएगी कि नहीं नहीं बिल्कुल अवनीश पाक साफ है? नहीं है। अब तीसरा क्या होता है? तीसरा होती है एक अंतिम रास्ता, मैं बता रहा हूं, लीगल बैटल में, वो होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि मैं यानी अवनीश पीएन शर्मा आरोपी, जिस पर आरोप हैं, और जिस दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है, वो दोनों के वकील एक एक समझौता का लेटर टाइप करें, साइन करें, और मीलाड से ये अपील करें कि मीलाड ऐसा है कि हमने अवनीश के खिलाफ जो एफआईआर कराया था और अब हम लोगों का आपस में समझौता हो गया है, सो हमारे इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो गए हैं, और ये रहा कंपाउंड का लेटर, आप हमारे लिटिगेशन को खत्म कर दीजिए और एफआईआर कैंसिल हो जाएगी। अब मुझे बताइए, अगर ये तीसरा रास्ता भी है कंपाउंडिंग का, जो कि आखिरी रास्ता है एफआईआर कैंसिल कराने का, तो क्या किसी को दिल्ली पुलिस से ये उम्मीद है कि वो जाएगी, कहेगी इस काकरोच जिसके खिलाफ हमने एफआईआर कराया था, हम समझौता कर ले रहे हैं? क्या सरकार समझौता कर लेगी? दिल्ली पुलिस समझौता कर लेगी? ये प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं होगा। यानी कि ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लीगल बैटल केवल ये 3 रास्ते हैं कि भारत की जमीन पर दर्ज कोई एफआईआर वापस हो सकती है, और इन तीनों के होने की दूर दूर तक कोई संभावना इस केस में नहीं है। यही वजह है कि तिलचट्टों ने पहले खुशी का जश्न मनाया, बात समझ में इनके बिल्कुल नहीं आई। ये कुपड़ नहीं, अनपढ़ हैं, इनको प्रैक्टिकलिटी का नहीं पता। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कहने वाले, इनको लीगल फ्रेमवर्क का कुछ नहीं पता, शून्य पता है। ये गधे हैं, लिटरली गधे हैं, इलिटरेट हैं। और यही वजह थी कि इनको बड़े आराम से सरकार ने अपने ट्रैप में फंसाया, इनको एक लॉलीपॉप दिया, ये लॉलीपॉप लेके घर आ गए। सारे एफआईआर्स वही हैं, सारे एफआईआर्स फिर से जहां जितने जितने इन्वेस्टिगेशन होते जा रहे हैं, जितने जितने, मैंने उस वीडियो में पिछली चर्चा में अपने यहाँ भी लगातार कहा है कि देखिए साहब, सिस्टम जनता की बेहद मांग पे काम नहीं करता। सिस्टम का, पुलिसिंग का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम एक अपना तयशुदा कार्यक्रम होता है। और एक चीज और बताऊं, मैं मंडल कमीशन में अपने पीछे लाठी खाया हुआ बंदा हूं। स्टाफ रिजर्वेशन, आज लोग रिजर्वेशन के खिलाफ दुनिया भर की माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आंदोलनों में एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होती है अथॉरिटीज की, एजेंसीज की, कि थोड़ा ठंडा करके खाओ। होता क्या है कि माहौल जब गरम गरम रहता है तो चिन्हित कर लिया जाता है, सारी चीजें रख ली जाती हैं। एफआईआर पता चला 6 महीने बाद आपके घर पर परवाना आया कि भाई साहब आप जो जंतर मंतर पर उधम कूट रहे थे, ये रहा उसका मामला, और ये रही एफआईआर, और ये रहा परवाने का पर्चा। तो ये स्ट्रेटजी होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की टैक्टिस होती है। और यही वजह है कि अपनी पहली मांग लेकर वो 5 तारीख का जुमला इसलिए भर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार ने उन्हें किस लपेटे में लिया है और दिल्ली पुलिस ने उन्हें किस लपेटे में लिया है। तो ये एहसास उनको है। अब जरा उनकी दूसरी डिमांड देख लेते हैं, बहुत जरूरी है, और ये आपको बता देगा कि ये 1 नंबर के गधे हैं, इनके घुटनों में भी अकल नहीं है, ये बिल्कुल इलिटरेट हैं, बेवकूफ हैं सबके सब। मैं इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये 2 कौड़ी के समझ वाले, इनको किसी, जो बंदा 3 बार 2 बार लॉ में फेल हुआ हो, वो चला है इस सरकार से लीगल बैटल करने। अब जरा इनकी दूसरी डिमांड देखिए। उनकी दूसरी डिमांड ये है साहब
कि हम मार्च करेंगे दिल्ली हेडक्वार्टर पर उनको लेके, जो बेचारे नीट के पेपर लीक के बाद जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, जो बच्चे, देखिए अगर एक भी बच्चा अपना जीवन खोता है, मंजरी जी आप मातृशक्ति हैं, मैं भी एक बेटी और बेटे का पिता हूं, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। लेकिन इन एजेंडाधारियों को, दो कौड़ी के अकल वालों को, ये कहते हैं साहब कि उनको मुआवजा देने के लिए भी हम जाएंगे। अब आते हैं जरा इसकी टेक्निकलिटी पे और लीगलिटी पे। देखिए किसी भी तरह का कोई इस तरह का अकाल मृत्यु होती है, दुर्घटना में होती है, तमाम होती है, देखिए उसको करोड़ों, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ दे दीजिए, उससे उसका कंपनसेशन नहीं हो सकता। लेकिन हम चूंकि भारतीय सनातन संस्कृति के लोग हैं, तो हम भावुक समाज हैं, हमारे यहाँ एक रवायत है, एक हमारे यहाँ अनुशासन है, एक हमारी संस्कृति है, जिसमें सरकार भी या सरकारें भी उसका पालन करती हैं कि चलो ठीक है, जीवन तो चला गया, लेकिन एक आर्थिक अगर हम वहां पर कंपनसेशन कुछ दे दें तो उससे परिवार का कुछ दुख या कुछ दर्द कम हो जाता है। कई स्थितियों में तो परिवार चलने लगता है अगर परिवार का मुखिया है। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, ऑन लीगल प्लेटफॉर्म इस पूरे गैंग को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि एक बच्चा जिसका नाम मान लीजिए XYZ है, वह एक्चुअल में नीट पेपर के लीक के बाद से उपजी हुई जो फ्रस्ट्रेशन था, जो दुख था, जो आमर्श था, उसके चलते उसने ये एक्ट कमिट किया है। ये क्या इतना आसान है कोर्ट में इस्टेब्लिश करना? इसी आधार पर मैं इन्हें अनपढ़ कह रहा हूं, इन्हें कुपढ़ कह रहा हूं, इन्हें बेहुदा, बदतमीज, बेवकूफ कह रहा हूं। इन्हें कुछ नहीं पता धरातल का। तो ये केवल एक हल्ला मचाने का प्रयास। अब इसका अंतिम पार्ट, पिछली बार हमने इनका चाल चरित्र, चेहरा देखा है, दिल्ली पुलिस ने भी देखा है। लोग कहते हैं दिल्ली पुलिस तैयार नहीं थी। अगर दिल्ली पुलिस तैयार नहीं थी, मैं बार बार कह रहा हूं कि इतने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से टन टन धरा कैसे रहे हैं। और दूसरी बात कि लीगल बैटल सरकार हमेशा सड़क पर उतर के नहीं कर सकती। ये सत्ता का चरित्र होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का। वो अपना काम करेगी, और कहां काम करेगी, वो अपने काम के टेबल पर काम करेगी। वो काम लगातार वो कर रही है। लेकिन पुलिसिंग का एक स्टाइल होता है, वो अपने पुराने अनुभव से व्यक्ति के मोडस ऑपरेंडी को देख के फिर वो नया प्लान करते हैं। पुलिस ने ये देख लिया है कि ये शांति प्रदर्शन के नाम पर इनके यहाँ डकैत आते हैं, इनके यहाँ हत्यारे आते हैं, इनके यहाँ मर्डरर्स आते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस की 5 तारीख को तैयारी पहले की अपेक्षा बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये सिंपली लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। वैचारिक मामला कैसे, अभी मैं बताऊंगा। ये सिंपली लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर ये चुपचाप मार्च किए, परेड किए, ड्रामा किए, लोकतंत्र है, यहां ड्रामा करने दिया जाएगा। और वो भी सरकार क्यों करने दे रही है वो भी बताओ। अगर इन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की तो लाठियां पिछली बार भी तोड़ी गई हैं, लाठियां इस बार भी तोड़ी गई। और एक जो प्लस पॉइंट हुआ है, जो भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जी हाँ, मैं कह रहा हूं भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। न भूतो, अब भविष्य में क्या होगा नहीं जानता, लेकिन पहले तो कभी नहीं देखा गया। कहीं अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव एलिमेंट, अगर कोई नेगेटिव एक्टिविटी करता है तो उसकी चिंता किसको होती है? पुलिस को होती है, यानी स्टेट को होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का टॉपिक है। तो वो अपनी पुलिसिंग करता है और उसको चिंता होती है, और वो स्टेप्स लेता है, वो पहले से व्यवस्था बनाता है, प्रिकॉशंस लेता है, इंतजाम करता है, डिप्लॉयमेंट करता है, जो भी करना हो। लेकिन इस बार स्थिति दूसरी है। समाज ने भी एक जिम्मेदारी ले रखी है। जयपुर उसका उदाहरण है, जोधपुर उसका उदाहरण है। समाज ने भी एक जिम्मेदारी ले रखी है, साथ में पुलिस ने भी एक जिम्मेदारी ले रखी है। तो मैं 5 तारीख को समाज के जिम्मेदारों को भी दिल्ली की सड़कों पर देखने की पूरी संभावना से भरा हुआ हूं। पुलिस भी वहां पर मौजूद रहेगी। तो 5 तारीख को। और एक चीज, अब जो एक बड़ा व्यापक अगर आप देखेगा तो देखें, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे अवार्ड वापसी रहा हो, और चाहे ये छात्रों के नाम पर खड़ा किया आंदोलन, ये सारे आंदोलन प्योर पॉलिटिकल आंदोलन है। इसमें आपको किसी को शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये सारे के सारे एफर्ट्स
केवल और केवल रिजीम चेंज के लिए लगाए जा रहे हैं, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये बैक्ड बाय फॉरेन एलिमेंट्स हैं, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। चूंकि आम आदमी पार्टी जैसा एक पॉलिटिकल चेहरा अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्षी इकोसिस्टम जितना भी है उनका, वो पॉलिटिकली इनएफिशिएंट साबित हो चुका है। तो ऐसे में इस बार एक नया तिलंगा तिलचट्टे के नाम पर खड़ा करके, और आप देखिए किसी का आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं दिखाई देते हुए गहरा संबंध दिखाई देता है। मैं एक ही सवाल पूछता हूं दर्शकों से कि 2029 का लोकसभा चुनाव तो अभी बहुत दूर है, विरोध नरेंद्र मोदी का है जो दिखाई दे रहा है सामने, तो 2007 अभी क्यों इतने बिना मौसम के ये बरसात क्यों? दरअसल मोदी बहाना है, अगली असली योगी निशाना है। कारण ये कि भारत के दुश्मनों ने, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी, उन्होंने ये समझ लिया है कि अभी तो ये चाय वाला है, और जो सत्ता का लंबा फुटप्रिंट बन रहा है उस हिसाब से ये गाय वाला तय है। इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता, वरना मैं कहता हूं राहुल गांधी एक्टिव होते 2028 में। उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले इस तरह के बेमौसम की बरसात राष्ट्रीय स्तर पर क्यों की जा रही है? तीसरा, ब्रिक्स का सम्मेलन 12 तारीख से शुरू है, विदेशी मीडिया का फोकस, इसके बाद बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के तय दौरे हमारे सामने हैं, जिसमें शी का दौरा हमारे सामने है, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का दौरा हमारे सामने है। यह उस लिहाज से ही जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन है, जो कि बार बार भारत के मतदाताओं और जनता द्वारा विफल कर दिया जा रहा है, इसमें केवल माहौल बनाने के लिए यह मामला सामने है। असली निशाना 2027 है, और इसे कम से कम समाज ने एक बार फिर महसूस कर लिया है, बहुत आराम से डिकोड किया है। तो इसलिए 5 तारीख को ये अगर तैयार हैं तो पुलिस भी तैयार है। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कल भी कहूंगा, एक भी दर्ज एफआईआर जो अब तक दर्ज है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दर्ज होगी, वो वापस नहीं हो सकती, नहीं होगी। तो सरकार ने कहीं कोई बैकफुट पर नहीं आई, सरकार ने कभी भी किसी से समझौता नहीं किया। हाँ, सरकार है, वो सिस्टम में है, वो सड़क पर आके नहीं चिल्लाएगी, वो अपने वर्क के टेबल पर काम कर रही है। और यही वजह है कि 5 तारीख को लल्ला बिहारी निकल रहे हैं कि महाराज आपने तो कहा था एफआईआर वापस हो जाएगी, है कुछ नहीं हुआ, सारे के सारा ही पुलिस हमारे घर आ जा रही है। तो एफआईआर कैसे वापस होता है, मैंने तीनों तरीका बता दिया, और कोई तरीका है नहीं। मोदी जी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो परकोटे पे आए, वो तानाशाह नहीं है, और भारत का संविधान प्रधानमंत्री को अधिकार ही नहीं देता कि वो किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो कह दे वापस ले लो। ऐसा नहीं है, उसका एक प्रक्रिया होती है और उसको कोर्ट से फिर आपको अनुमति लेनी होती है। तो ये कुल मामला है। इसलिए यह सीजेपी का पूरा जो केस और पूरा आंदोलन है, वो अब केवल अपने अंतिम गति की तरफ बढ़ रहा है, और सरकार ने इसे होने दिया है। कारण ये, जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, हम बहुत भुलक्कड़ लोग हैं, हमें अचानक भूलने लगता है कि देश में आधा मोर्चा है, हमें अचानक ये भूल जाता है कि आपने 370 जैसी चीज खत्म कर चुके हैं, आपको हमेशा ये भूल जाता है कि भाई साहब एफसीआरए नाम का एक घातक प्रहार आपने ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, एक चीज और क्लियर करता चलूं, हमारे यहाँ हम लोग बड़े भावुक लोग हैं, हमको ये लगता है कि जेपीसी नाम की जो चीज होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें कोई बिल अगर जाता है तो वो वापस बड़ा कमजोर होकर निकलता है। ये बड़ा हमारे यहाँ एक भ्रम है। मैं जरा फैक्ट बेस आपको बता देता हूं। सबसे रिसेंट वक्फ बिल गया था जेपीसी में, और वक्फ जेपीसी से वापस आया, उसके बाद वो लागू हो गया। अब जरा वक्फ का ही उदाहरण ले लेते हैं क्योंकि सबसे ताजा है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, गूगल करिएगा ये वीडियो देखते देखते कि कितना कमजोर हुआ वक्फ बिल जेपीसी से आने के बाद। जेपीसी में जब गया बिल मंजरी जी, तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सांसद थे। विपक्षी सांसदों ने कुल 44 अमेंडमेंट्स वो रिकमेंड किए वक्त में कि हमारी तरफ से ये 44 रिकमेंडेशन था।
अमेंडमेंट्स हैं उनको आप उसमें इनकारपोरेट कीजिए। ओके, जो एनडीए के एमपीज थे उसी जेपीसी में, उनकी तरफ से 14 अमेंडमेंट्स आए, ये 14 चेंजेस और होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, एनडीए के जितने भी सांसद हैं वो तो उसको और कड़ा करने के लिए अमेंडमेंट्स देंगे, वो डाइल्यूट करने के लिए तो नहीं देंगे। हाँ, हम ये 44 जो डाइल्यूट करने वाले हो सकते हैं ये मान लेते हैं, तभी तो कमजोर होता। अब सुनिए फाइनल रिजल्ट, जब वह जेपीसी से आने के बाद रिकमेंडेशंस 44 और 14 आने के बाद जब वो स्क्रूटिनी के लिए फाइनल हुआ, 44 के 44 अमेंडमेंट्स जो विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए थे उनमें से एक भी नए बिल में इनकारपोरेट नहीं हुआ। यस। दूसरी तरफ जो 14 एनडीए वालों ने दिए थे वो सारे के सारे इनकारपोरेट हो गए। तो इतना तो कमजोर हो जाता है जेपीसी से आने के बाद कोई भी बिल, तो इसलिए किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। जेपीसी से एफसीआरए आप ले आए हैं, वो एफसीआरए वेटिकन गिरोह और उसी के साथ साथ मक्का मदीना गिरोह, इन दोनों पर बजर बन के टूटा है। तो जब आप इतने बड़े बड़े काम करेंगे, जब आप 32 साल के बाद उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में दोबारा सत्ता रिपीट कर लेंगे, 27 की तैयारी में आप इतने तरीके से भिड़ जाएंगे, जो कि बेस था भारत को तोड़ने का वेस्ट बंगाल, आप उसको आजादी के बाद से अपने कब्जे में ले लेंगे। वो एक बड़ा बेस सीआईए का आप वहां समाप्त करेंगे, जो कि कन्वर्जन से लेके भारत एंटी इंडिया मूवमेंट का गढ़ रहा, बेस कैंप रहा। जैसे हम लोग कहते हैं ना एवरेस्ट का बेस कैंप, वैसे बंगाल आपका बेस कैंप था, आप उसको ध्वस्त किए जा रहे हैं। आप डबल इंजन की सरकारों की जनसंख्या वृद्धि आप देखिए, गति कितनी तेज है। आप ये सब कर रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि सब कुछ शांत रहेगा? और एक कटु सच्चाई आज बता दे रहा हूं, उसको भी हमेशा याद रखना चाहिए। 2014 से केवल और केवल 45 to 46% मतदाताओं को जगा के आप राष्ट्रवादी क्रांति कर रहे हैं। 65% भारत का मतदान आज भी आपके विश के खिलाफ होता है, आपके इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। और ऐसे में जब जब आपको अपनी सरकार कमजोर दिखाई दे, जब जब आपको अपना नेता कमजोर दिखाई दे, महसूस हो, जब जब आपको लगे कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है, तो आप यह देखिए कि कैसे वो 65% अगेंस्ट द राष्ट्रवाद वोट है वो कम होगा। इसलिए अगर 65% अगेंस्ट रहने के बावजूद भी आप 2014 से लगातार सत्ता की निरंतरता बरकरार रख रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए सकारात्मक भाव में आप वहां रहिए। ये कहिए कि एक पत्ता नहीं खड़खड़ाएगा, क्या बात कर रहे हैं साहब? आपने न जाने कितनों के सीनों पर न जाने कितने सांप अजगर वो टहलाया है इन तमाम 12-13 सालों में। आप कहते हैं कि कुछ होगा ही नहीं। आप सोचिए, करोड़ों लोग दिन के 5 वक्त ऐसे ऐसे चिल्ला चिल्ला के दुआ कर रहे हैं कि मर जा मोदी, मर जा मोदी। असर ही नहीं हो रहा है दुआओं में। केवल 45% सनातन और राष्ट्र प्रथम का व्यक्ति जगा है। इसलिए हमेशा अपने सामने की चुनौतियों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि 65% आज भी इस देश में जो कांग्रेसी इकोसिस्टम ने इन तमाम दशकों में राजनीति नेगेटिव खड़ी की है, उसके चलते आपको डिवाइड किया है राष्ट्र के खिलाफ। आप सोचिए, भाजपा का खिलाफ करते करते राष्ट्र के खिलाफ ये 65% की मानसिकता आज भी बरकरार है। कम से कम उनका वोटिंग मानसिकता, जो मतदान की मानसिकता है, वो बरकरार है। हमें उस पर काम करना है। और ऐसे मौकों पर ही मैं कहता हूं कि कुछ जो बांटने की साजिशें हैं, या कितना भी गंभीर विषय हो, दर्शक मेरा इशारा समझ रहे होंगे, समाज के अंदर कितना भी गंभीर चर्चाओं हो, तमाम तरह की शिकायतें हों, लेकिन ये जो बांटने वाले आंदोलन जितना खड़े होंगे, ये उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आप फिर से 45 से 40 पर आइए, 40 से 36 पर आइए, 36 से 32 पर आइए। और जिस दिन आप 36 और 32 पर आ गए, उस दिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे। इसलिए अगर हमें शिकायत है तो अपनी सरकार से शिकायत है। हमें वही भाव रखना होगा जो हमने राम मंदिर के, हमारे आराध्य के मंदिर पर जो कलंक एक लगा वहां के चढ़ावे के मामले में, उसमें भी हमें ये था कि ये हमारे घर की बात है, हम योगी और मोदी से ये मामला सलटवा लेंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलवा लेंगे, हम एसआईटी बाबा से बनवा लेंगे, वो एसआईटी काम कर लेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल जाएगा, लेकिन तुम पापियों को हम इस मैटर में नहीं घुसने देंगे। ठीक वही स्थिति
हमें चाहे अपने समाज के अंदर कोई परिवर्तन वाला कोई भी ऐसी व्यवस्था, जिसमें मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मैं आरक्षण जैसी बातों को बोल रहा हूं, मैं इन तमाम चीजों पर बोल रहा हूं, मैं एससी एक्ट पर बोल रहा हूं, मैं यहां तक कि यूजीसी पर बोल रहा हूं, इन सब पर हम उस तरीके से रिएक्ट करें, उस तरीके से इस विमर्श को चलाएं कि यह एक लंबी कवायद है। निश्चित तौर पर ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ माहौल में होना चाहिए। फलाने तेरी खैर नहीं, फलाने तेरी बैर नहीं, इस भाव से नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जी। तो एक प्रयास इनका और भी है, ब्रिक्स समिट होने वाला है। जैसे दिल्ली दंगा हुआ था, जब ट्रंप आए हुए थे, उस समय इन्होंने अपना सो कॉल्ड शक्ति प्रदर्शन किया था और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल लोगों को, लीडर्स को ये बताने की कोशिश की थी कि भारत में सब कुछ सेफ नहीं है। एक इमेज जिसको साल दर साल मोदी सरकार ने बड़ी मुश्किल से क्रिएट किया था, उसको ध्वस्त करना इनका उद्देश्य था। और इस बार भी ब्रिक्स समिट को ध्यान में रख करके टीचर्स डे का स्पेशली चयन किया गया है। मैसेज यही देना चाहते हैं कि ना तो भारत सुरक्षित है क्योंकि हम भारत में रहते हैं, और ना आपके बच्चे सुरक्षित हैं क्योंकि हम जिस शिक्षा व्यवस्था से फेल हो गए हैं, आपके बच्चे उसमें कैसे पास हो जाएंगे। तो गलत मैसेजिंग और उनके मीडिया पार्टनर्स, यस, बहुत बड़ी साजिश एक मीडिया पार्टनर्स की है। वो मीडिया पार्टनर्स जो सो कॉल्ड बहस बैठाते हैं और इनको नेगेटिविटी फैलाने का पूरा पूरा मौका देते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, उनको ना सुनिए, हमें सुनिए। कम से कम एक क्लैरिटी लेकर के आते हैं और बात को सही तरह से समझाते हैं। न्यूज़हॉलिक मंजरी और प्रारब्ध दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरीके से अवनीश भैया को हमारे चैनल पे सुनते रहिए। इनके चैनल पे बहुत सुन चुके हैं। थैंक यू भैया आने के लिए और सभी दर्शकों को ये सब समझाने के लिए। पुनः आपसे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, प्रणाम। जय जय श्री राम।